हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और मैं आप लोगों को आज दिसंबर 2024 का ये पेपर कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ इसका डिस्कस करने वाला हूं अलॉन्ग विद प्रेजेंटेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। दिसंबर 2024 का जो ये पेपर है, इसके अंदर बच्चों एमसीक्यूज, सबसे पहले आपको पता ही 30 मार्क के एमसीक्यूज है। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वैसे मैंने पेपर रिव्यू के अंदर आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ये रहा पेपर रिव्यू के अंदर एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। फिर भी यहां पर हम लोग एक बार और चर्चा कर लेते हैं। मिस्टर सुनील माइनर डॉटर अर्न 50,000 फ्रॉम हर स्पेशल टैलेंट। तो क्योंकि टैलेंट स्किल नॉलेज से जो कमाई होती है माइनर की, तो वो अपनी इनकम पे टैक्स खुद देता है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए कि मिस्टर सुनील और मिसेस सुनील हुज इनकम इज ऑलरेडी हायर, नहीं, इट विल नॉट बी क्लब। तो आंसर शुड बी डी। तो पहले पार्ट का आंसर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे पार्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द केस ऑफ लॉस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्युनरेशन पेड टू द पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ। मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितने रुपए की डिडक्शन मिल सकती है? या तो 1.5 लाख रुपए या मैक्सिमम एक्चुअल रेम्युनरेशन जितनी है। अगर एक्चुअल रेम्युनरेशन 1.5 लाख से कम है तो विच एवर इज लेस। तो आंसर शुड बी बी। आंसर शुड बी बी। अगला क्वेश्चन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स एग्रीकल्चर इनकम होती है दोस्तों, तो दैट शुड बी ए। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये किस किस पर मिलता है बेटा? ये मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो सी शुड बी द आंसर। फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर नितिन बॉट अ लैपटॉप फॉर 50,000 पर्सनल यूज के लिए। ही स्टार्टेड यूजिंग लैपटॉप फॉर हिज बिजनेस पर्पस ओनली फ्रॉम 2/5/2023। ऑन दैट डेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप वाज 40,000। वैसे फर्क नहीं पड़ता, इसमें सेक्शन 43(1) लग जाता है दोस्तों। एक्चुअल कॉस्ट, जिन्होंने पढ़ा है एक्चुअल कॉस्ट उसको याद होगा। इसमें एक्चुअल कॉस्ट 43(1) के अंदर यह बात बताई जाती है कि एक चीज बिल्डिंग के लिए होती है पॉइंट, बड़े बिल्डिंग वाला पॉइंट इस पर अप्लाई नहीं हो सकता है। लैपटॉप है और लैपटॉप के लिए हम लोग जितने टाइम उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे थे, जितने टाइम उसको पर्सनल यूज किया, उस पर डेप्थ नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए यहां पर एक्चुअल कॉस्ट शुड बी 50,000। जब भी हम लोग बिजनेस के लिए यूज करेंगे तब भी इसकी कॉस्ट 50,000 ही रहेगी और इस पर हम लोग पूरा 40% डेप्थ क्लेम कर लेंगे, यानी ए शुड बी द आंसर। फिफ्थ का ए डन। मिस्टर रैना एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, फाइल्स ऑल हिज इनकम टैक्स रिटर्न ऑन हिज टाइम। ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स regime अंडर सेक्शन 115 BAC. ड्यूरिंग द ईयर ही withdrew द फॉलोइंग सम्स इन कैश फ्रॉम हिज सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन्ड विद ABC बैंक। तो बच्चों, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ किया है तो 1.5 CR, जो 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं कैश, तो 1.5 CR पे आपको क्या देना पड़ेगा? 2% का टैक्स। तो बी शुड बी द आंसर। सेवेंथ, एज पर द जीएसटी लॉ, रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड और मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, इट इज एग्जेम्प्ट। दोस्तों, अगर 1,000 रुपए से कम का किराया है रूम का, अगर शॉप की बात करें तो 10,000 रुपए से कम का रेंट है, और प्रेमिसेस की बात करें तो 10,000 रुपए पर डे से कम का है, तो तीनों ही केसेस आंसर ठीक है। तो 7th क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डी, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव। 8th की बात करते हैं। A hotel owner provided accommodation in Haryana through ECO. The hotel owner is not liable to get registered as per the provision of 22(1). होटल ओनर लायबल नहीं है, बट बच्चों इसमें ECO is liable to pay GST। कौन देता है GST? ECO। तो इसका आंसर 8 का बी होना चाहिए। ये बात हम सेक्शन नंबर 9(5) के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे, द आइटम विच विल बी टैक्सेबल बोथ करंट सेंट्रल एक्साइज लॉ एंड न्यू GST इवन आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST लॉ, इट इज टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। यस, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी भी और जीएसटी दोनों लगते हैं। एज पर द जीएसटी लॉ, टैक्स इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड डैश इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी ट्रिप्लीकेट इन द केस ऑफ गुड्स एंड डुप्लीकेट इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आंसर शुड बी सी। 10th का आंसर होना चाहिए सी। एज पर द कस्टम्स एक्ट 1962, गुड्स विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज आइडेंटिकल गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिकल गुड्स। तो 11th का आंसर होना चाहिए आइडेंटिकल गुड्स। 12th, द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम 10(2)(a) के अंदर बोला है, 10(2)(a) के अंदर बोला है
तो 10(2)(a) के अंदर 50 लाख है। बी शुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर? Mr. Prashant works with ABC as a senior management since 1/4/2019. 11/5/2023, the company gave him a cash gift of 55,000 for his contribution in acquiring a new client. Which of the following statement is correct? The gift received from employer is fully exempt from GST. नहीं, गिफ्ट टैक्सेबल होता है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता बच्चों। किसी बच्चे का सवाल था, कैश गिफ्ट की बात कर रहा था बच्चों। यहां पर बात गुड की नहीं है, यहां पर एम्प्लॉयर इंप्लॉय को कंसिडरेशन दे रहा है फॉर अ सर्विस। तो इंप्लॉय ने इंप्लॉयर के लिए सर्विसेज दी है और इंप्लॉयर उसके बदले में उसको गिफ्ट दे रहा है। तो दोस्तों अगर वो गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, अगर वो गिफ्ट दे रहा है तो इंप्लॉयर की तरफ दिए गए गिफ्ट और परक्विजिट्स टैक्सेबल होते हैं। इज दैट क्लियर? गिफ्ट टैक्सेबल तब होता है जब वो 50,000 से ज्यादा का होता है। तो यहां आंसर बी ही होना चाहिए। 50,000 रुपए से क्योंकि ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल होना चाहिए। तो 13th क्वेश्चन का आंसर बी होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके बाद 14th क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 228 कितना इंडियन कस्टम वाटर होता है? 24 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल तक इंडियन कस्टम वाटर होता है। और लास्ट, कॉम्पोजिशन डीलर, आप जीएसटी एक्सीड अंडर जीएसटी एक्सीड स्पेसिफाइड टर्नओवर कह रहा है कब से आप लायबल हो जाओगे? भाई जिस डेट पर आप टर्नओवर आपने एक्सीड कर दी है ना, वो लिमिट खत्म हो गई तो आपके ऊपर कंपल्शन आ जाएगी और आप उसी डेट से लायबल हो जाओगे। तो बी शुड बी द आंसर। द परमिशन ग्रांटेड टू हिम is deemed to be withdrawn from the day his turnover crosses the specified limit and he shall be liable to pay tax under regular scheme. क्या ये बात क्लियर है? ये है 15। नाउ इसके बाद चलते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ब्रीफली डिस्कस विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स एक्ट Which of the following are capital and revenue expenditure for the assessment year 24-25? तो आओ स्टार्ट करते हैं। हम डिस्क्रिप्टिव यानी सेक्शन नंबर बी आज डिस्कस करेंगे और इसके अंदर 2 का ए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। Briefly discuss with reference to Income Tax Act whether the following are capital revenue, receipt or expenditure for the assessment year 24-25. Mr. Ratan was employed with a startup company. The company paid 12 lakh as salary to him out of the capital account balance. देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कैपिटल ये एक रेवेन्यू रिसीट है। अगर हम बात कर रहे हैं जो पैसा मिल रहा है जिसको, द कंपनी पेड 12 लाख सैलरी टू हिम आउट ऑफ अ कैपिटल बैलेंस, इट इज अ रेवेन्यू। ये कैपिटल नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है, ये उसकी सैलरी इनकम ही मानी जाएगी। मिस सुनीता एंटर्ड इनटू अ बॉन्ड विद द एम्प्लॉयर कंपनी वेयर बाय एम्प्लॉयर कंपनी पेड अ सैलरी इन एडवांस फॉर 3 years 30 लाख रुपीज। देखो ये सैलरी एडवांस में अगर दी गई है ना तो ये ना ही रेवेन्यू खर्चा है ना कैपिटल खर्चा है, ये एक लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें सैलरी पे करने की इन एडवांस, तो जो सैलरी हमने एडवांस में पे कर दी है वो आने वाली जो एडवांस में सैलरी पे कर दी ना वो एक लाइबिलिटी बन गई। इज दैट क्लियर? Is that clear? So employer paid her salary in advance, और अगर हम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक लाइबिलिटी है। हाँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर मैं इंप्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इंप्लॉई के लिए, तो ये लाइबिलिटी है। बट अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक खर्चा है, डेफर्ड रेवेन्यू है, फ्यूचर का खर्चा है, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू बोल सकते हो। फ्यूचर में ये हमारा खर्चा बन जाएगा, अभी खर्चा नहीं है, फ्यूचर का खर्चा है। इज दैट क्लियर? मिस्टर देसाई परचेज अ कार फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस फ्रॉम मिस्टर धवल हु इज अ कार डीलर। ठीक है, कैपिटल खर्चा ही है, बोलो हाँ या ना। गाड़ी खरीद रहा है, अच्छा वो कार डीलर है, नहीं जिससे खरीदा है वो कार डीलर है, आपके लिए तो एक कैपिटल खर्चा ही है। मिस्टर देसाई परचेज अ कार फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस फ्रॉम मिस्टर धवल हु इज अ कार डीलर, तो देसाई के लिए ये कैपिटल खर्चा है, ठीक है जी। तो मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। वैसे आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है, इसका मतलब क्या है कि आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आंसर डिप्लोमेटिकली दे सकते हो। मिस श्रेया ऑपरेट्स अ प्रोफेशन फ्रॉम रेंटेड प्रेमिसेस, शी हैज गॉट हर ऑफिस पेंटेड। तो भाई पेंटिंग का जो खर्चा होता है, व्हाइट वॉश का जो खर्चा होता है वो हमेशा रिकरिंग होता है, रेवेन्यू नेचर का।
मेंटेन करने के लिए होता है। ये इसका कैपिटल नेचर से कोई लेना देना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेंट जो है वो 5 साल तक चलेगा। ये रिकरिंग नेचर का खर्चा होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे आ जाओ। मेसर्स एबीसी लिमिटेड entered into a purchase agreement with the builder of factory building on 31st March 2023. The builder paid 10 lakh to Messrs ABC. ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको याद होगा, जो पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देती है वो पार्टी रेवेन्यू एक्सपेंस दिखाती है उसको और उसकी वो डिडक्शन क्लेम कर लेती है। सेक्शन नंबर 37(2) में उसकी डिडक्शन मिल जाती है, कॉम्पेंसेटरी पेनल्टी। बच्चों, और जो पार्टी उस कॉम्पेंसेशन को रिसीव कर रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो पार्टी कॉम्पेंसेशन रिसीव कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? वो एक उसका देखो नेचर तो ये कैपिटल नेचर ही है, क्योंकि ये पार्टी ये कभी कभार ही पैसे मिलते हैं, ऐसे कोई रेकरिंग नहीं मिलते। बट बच्चों ये बात टैक्सेबल है सेक्शन नंबर 28 में, पीजीबीपी सेक्शन नंबर 28 में। मिस्टर पॉल, एज 60 years, retired from a private company on 1st Feb 2024. He served as a general manager in this company for 25 years and 6 months. He was drawing a basic salary of 95,000 per month since 1st January 2022. DA 12% of basic salary, 30% is forming part. He received the following emoluments: gratuity मिली है, leave salary मिली है, commuted pension. You are required to compute his income chargeable under that salary for assessment at 24-25, assuming he has opted out of default tax regime. तो लो जी, 2 का बी पार्ट आपको निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। बच्चों, जिसको भी इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये वाले पार्ट में अगर कोई डाउट है तो हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर आएंगे तो हम लोग उसमें चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे उसके अंदर। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, सबसे पहले आपको बेसिक पे दिया हुआ है, देखो हमें कौन से ईयर के लिए निकालना है, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 23-24, है ना? तो 23-24 में आप 1st Feb को रिटायर हो रहे हो तो बेसिक पे आपको कितने टाइम के लिए मिलेगा? 1st Feb तक ही मिलेगा। बताओ, तो 95,000 इंटू 10 या 9,50,000। इसके अलावा डीए आपको दिया हुआ है 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो लो जी, 12% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? 9.5 लाख। इसका 12% कर दो, सो 1,14,000। डन। ही रिसीव फॉलोइंग एमोलमेंट्स अपॉन द रिटायरमेंट। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग ये सब बातें अभी की नहीं होती। ग्रेचुटी मिली है आपको तो प्लस कर देते हैं इसमें ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कितनी मिली है? 25 लाख। और इसमें से माइनस करेंगे हम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10, और इसके लिए हम बनाएंगे क्या? वर्किंग नोट नंबर 1। मैं यहीं पर कर रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1, आप लोग तो सेपरेटली कर सकते हो। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स, है ना? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। पहली लिमिट एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव विच इज 25 लाख। सेकेंड लिमिट मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15। मंथली सैलरी में हमें क्या लेना होता है बताओ? बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स। तो यहां पे मंथली सैलरी में मुझे बेसिक पे चाहिए जो कि मुझे दिया हुआ है 95,000, और डीए ऑल टाइप्स यानी डीए मुझे पूरा चाहिए, तो 95,000 का 12%, तो डीए आ गया 11,400। बस, तो ये हो गया 406, ये हो गया 1,06,400। सो 1,06,400 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। कितने साल आपने काम कर लिया बताओ? 25 साल 6 महीने। आपको याद होगा ग्रेचुटी एक्ट में मंथ्स, एनी मंथ और डे इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स शैल बी कंसीडर्ड एज 1 कंप्लीट ईयर। ये तो 6 मंथ बंदा है, इग्नोर करोगे तो यहां पे 25 साल ही लेंगे। तो यहां पर 1,06,400 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू 25, तो यह आएगा 15,34,615। फिर से देख लेते हैं, 1,06,400 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू 25। यस, यही आ रहा है।
और लास्ट लिमिट क्या होती है बच्चों? 20 लाख, विच एवर इज लेस। सो 15, 34, 615 एग्जेम्प्ट कर देंगे आउट ऑफ 25 लाख। ये आ गया 9,65,385। ये हो गई मेरी ग्रेचुटी प्लस लीव सैलरी रिसीव्ड। कितनी लीव सैलरी मिली है? 12 lakhs। माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 डबल ए लीव सैलरी। अब इसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा क्या? वर्किंग नोट। और उसके लिए कितनी लिमिट्स होंगी? 4, 1, 2, 3 और 4। पहली लिमिट एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव विच इज 12 लाख। सेकेंड लिमिट एवरेज सैलरी इंटू 10। एवरेज सैलरी में क्या आता है? पिछले 10 महीनों का एवरेज लेना है दोस्तों, और 10 महीनों का एवरेज में बेसिक पे और डीए का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, टर्नओवर, ये हमें चाहिए होता है सैलरी के अंदर। बेसिक पे तो हमें पता ही है कितना है, बताओ कितना है? 95,000। पिछले 10 महीनों में भी यही होगा मुझे लगता है। यस, क्योंकि इससे पहले सैलरी 95,000 पर मंथ तब से है, उससे पहले इंक्रीमेंट थी। हालांकि इंक्रीमेंट इन्होंने बताई भी नहीं कितनी है, छोड़ दो। तो बेसिक पे 95,000 है, डीए का फॉर्मिंग पार्ट चाहिए। डीए है 95,000 का 12%। हमने निकाला था ना 11,400। अब 11,400 तो डीए, इसका 30% इज फॉर्मिंग, तो यह आएगा 3420। और कमीशन तो इसमें है ही नहीं, तो बस टोटल आएगा 95,000 प्लस 3420 विच इज 98,420। बच्चों 98,420 ये हमारी सैलरी आ जाएगी। 98,420 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 98,4200। डन। 98,4200। थर्ड क्या है? 98,420 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। कितने नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स? 25 साल 6 महीने। लीव सैलरी है ना दोस्तों, लीव सैलरी के अंदर कोई एक्ट तो लगता नहीं, यहां भी वैसे 25 साल ही लगेगा। एवरेज सैलरी इनटू लीव्स अनअवेल्ड, सॉरी मैंने क्या किया यहां पे, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, सॉरी। एवरेज सैलरी इनटू लीव्स अनअवेल्ड। अब लीव्स अनअवेल्ड निकालना होगा दोस्तों। लीव्स अनअवेल्ड कैसे निकालते हैं? आपको चाहिए होगा कंपनी रूल्स और आपको चाहिए होगा इनकम टैक्स रूल्स। आपको पहले क्या चाहिए? लीव्स अलाउड कितनी है बताओ। अलाउड कितनी है छुट्टियां? अलाउड, छुट्टियां अलाउड एक साल में कंपनी में लिखा हुआ है ही वॉज एंटाइटल्ड 2 months लीव। ही वॉज एंटाइटल्ड 2 months लीव। तो 25 इंटू 2 50 months बन गए। बताओ माइनस कितनी छुट्टियां आपने ले ली। इनकम टैक्स में एक साल में 1 महीना होता है, तो 25 साल में 25 महीने। अच्छा, अवेल कितनी कर ली? कह रहा है ही टुक 12 months लीव, अभी तक 12 महीने, तो 12 महीने इसमें से माइनस कर देते हैं, तो कितने बच गए? यहां बचे 13 महीने और यहां बचे 38 महीने। हालांकि ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट 13 महीने है। तो 13 महीने इंटू 13, ये हमारी थर्ड लिमिट हो जाएगी। सो 12,79460 और लास्ट लिमिट तो फिक्स है 25 लाख। बताओ विच एवर इज लेस, ये आ गया, तो इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा 98,4200। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपीस माइनस 98,4200, ये आ गया 2,15,800। ये आ गई हमारी लीव सैलरी। डन एवरीवन, लीव सैलरी हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है? कम्यूटेड पेंशन दी हुई है, और कम्यूटेड पेंशन कितनी दी हुई है? 4.5 लाख रुपए। इसमें से एग्जेम्प्ट निकालना है। अब बताओ, सबसे पहले आपको याद होगा
क्योंकि इसमें ग्रेचुइटी भी मिल रही है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन। टोटल कम्यूटेबल पेंशन कुछ दी हुई है? कितनी पेंशन कम्यूट करा ली, ये भी नहीं दी। वेरी गुड। कितनी कम्यूट करवा ली, नहीं दी। तो मान के चलेंगे पूरी ही कम्यूटेबल है, पूरी कम्यूटेबल है मान के चलेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। 1/3 ऑफ 4.5 लाख, इतना ही अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हम मान के चलेंगे यही कम्यूटेबल है और यही कम्यूटेड है, तो कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना हो गया, 3 लाख रुपए। तो बच्चों अगर मेरी ग्रॉस सैलरी की बात करो तो मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी आएगी, मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी आएगी, 9,50,000 प्लस 1,14,000 प्लस 965,385 प्लस 215,800 प्लस 3 लाख रुपीस। कोई माइन्यूट सी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज कमेंट डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप लोग बिल्कुल, आप मतलब ये मत कहना कि भैया गलत है गलत है गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हो। कंप्यूट टोटल इनकम अंडर दैट सैलरी, तो मेरा आंसर आपके सामने है, ये मेरा आंसर है, टोटल इनकम, सैलरी इनकम। सॉरी, ये सैलरी इनकम ही नहीं है, ग्रॉस सैलरी है। अगर सैलरी इनकम निकालनी है तो इसमें से अभी डिडक्शन भी माइनस करनी होगी। 80C, सॉरी, सेक्शन नंबर 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आ रहा है 24,95,185, ये आएगी मेरी सैलरी इनकम। डन एवरीवन, ये आएगा मेरा आंसर। तो मुझे लगता है सबको ये क्लियर है कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था, और इसका बेस्ट आंसर यही हो सकता है। अगर कोई हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, और हम अगली बार चर्चा कर ही लेंगे, चिंता नहीं करो। एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट आंसर निकाल ही देगा, ठीक है। थर्ड का ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए की अगर हम बात करें, मिस्टर रमेश एज 55 ईयर्स इज द ओनर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज अंडर, म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख, फेयर रेंट 7,50,000, स्टैंडर्ड रेंट 8,50,000, अबव प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर 70,000 पर मंथ, और अप्रैल से लेकर जैन देर आफ्टर टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी, मिस्टर रमेश यूज द प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, रेंट फॉर द मंथ ऑफ जैन could not be realized from the tenant, Mr. Ramesh has not instituted any legal proceedings for recovery of unpaid rent. Okay. और Mr. Ramesh paid the municipal taxes, calculate house property income, और जो पिछला क्वेश्चन था मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या वो डिफॉल्ट रजीम का था? नहीं, ऑप्टेड आउट लिखा है, तो यहां पर भी ऑप्टेड आउट है। ओके, हो जाएगा, ये ऐसे ही होगा नॉर्मल तरीके से। तो करें इस क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 3 का ए पार्ट अगर हम बात करें तो आपको यहां पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, आपको यहां पर कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी। क्या चाहिए सबसे पहले हमें? क्या चाहिए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोलो हाँ या ना। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए भी बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। सबसे पहले उसमें क्या चाहिए मेरे को? म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, और म्युनिसिपल वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? 9 लाख। अच्छा, ये पूरे साल की प्रॉपर्टी की वैल्यू है म्युनिसिपल वैल्यू, और ठीक है पूरे साल की लेंगे 9 लाख रुपीस। फेयर रेंट की बात करें, फेयर रेंट कितना है? 7,50,000, तो 3 हो गया हायर,
ऑफ 1 and 2 यानी 9 लाख। फोर्थ, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है? 8,50,000। 5 लोअर ऑफ 3 and 4 विच इज 8,50,000 है ना। ये आ गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। और इसके बाद चाहिए हमें एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में क्या लिखा है? 70,000 पर मंथ के रेंट पे दिया है जनवरी तक, तो 70,000 इंटू 10। उसके बाद मिस्टर रमेश यूज द हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी कुड नॉट बी रियलाइज, वो अनरियलाइज रेंट। जनवरी का रेंट रियलाइज ही नहीं हुआ, तो अप्रैल से लेके जैन हुआ। ये हो गया 70,000 इंटू 10। उसमें से भी एक महीने का रेंट मिला नहीं, तो ये हो गया 6,30,000। और लास्ट में हायर ऑफ 5 and 6। अच्छा, अनरियलाइज रेंट में लिखा है ना, could not be realized from the tenant. Mr. Ramesh has not instituted any legal proceeding for recovery of unpaid rent. अच्छा, फिर इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी भाई, ये 7 लाख ही रहेगा। सॉरी, ये 7 लाख ही रहेगा। इसकी डिडक्शन तब मिलती है जब आपने वो कंडीशंस फुलफिल करी हो। यहां पर आपने लीगल प्रोसीडिंग ही नहीं इनिशिएट किए, तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन इसकी नहीं देगा। खत्म। तो एक्चुअल रेंट 7 लाख ही आएगा। लास्ट में लिखते हैं विच एवर इज हायर, तो यहां पर तो हायर क्या आएगा? 8,50,000 ही आएगा। 8,50,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो भाई 8,50,000 से ग्रॉस एनुअल वैल्यू स्टार्ट हो गया। माइनस करो दो इसमें से क्या, म्युनिसिपल टैक्स कुछ है, 10% इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख दिया हुआ है, उसका 10%, 9 लाख का 10%, 90,000। ये हो गया 7,60,000। ये आ गई मेरी एनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि है 30%, 7,60,000। इसका 30% विच इज 2,28,000। माइनस अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है हाउस प्रॉपर्टी पे, लोन है कितने रुपए का? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन है 35,000, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए। तो वैसे भी ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। डन। तो बस इंटरेस्ट ऑन लोन है 35,000, इसकी डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी। ये आ जाएगी मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसका सेक्शन है 24A और इसका सेक्शन है 24B। ये दोनों माइनस कर दो, 7,60,000 माइनस 228 माइनस 35,000, 4,97,000। ये हो गई मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। बीजीबीपी का ये क्वेश्चन है और कह रहा है 2 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, तरेश और उमेश, और उनका P&L अकाउंट आपको दिया हुआ है। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स की डिडक्शन ले रखी है, सैलरी टू उमेश की डिडक्शन ले रखी है, नेट प्रॉफिट है 287। द फर्म हैज बॉट फॉरवर्ड द बिजनेस लॉस अमाउंटेड टू 20,000 एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 40,000। थ्री का बी पार्ट मेरे ख्याल से, हाँ यही है शायद। आगे इंटरेस्ट इज पेड टू तरेश एट अ रेट ऑफ 16%। द फर्म टुक अ लोन फ्रॉम तरेश। द शेड्यूल बैंक इन इंडिया चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% फॉर द सिमिलर लोन। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट कंटेन एनी क्लॉज रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर्स। ये लोन का केस है और इनकम टैक्स एक्ट में
जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है उस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, वो कहता है 12%। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है? 12%। तो यहां पर आप कितना दे रहे हो? 20। बट यहां पर 20 तक नहीं होगा, 16 दिया जा रहा है वो भी नहीं होगा, सिर्फ 12% ही अलाउ होगा। इज दैट क्लियर? 12% अलाउ होगा। द पार्टनरशिप डीड ऑथराइजेस उमेश टू रिसीव सैलरी एज अ वर्किंग पार्टनर। ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 40,000 पेड टू मिस्टर सोम ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। ओके। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज 54। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है 3 का बी पार्ट। पीजीबीपी इनकम हमें निकालनी है। ठीक है। और इस क्वेश्चन की पहले शुरुआत एक बार देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट क्या है। ये रहा। आपको क्वेश्चन में इसका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना दिया है? 2,87,000। सो नेट प्रॉफिट इज 2,87,000। और यहीं से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आपने डेबिट तो कर दिया बट दे शुड नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, हम उसको एड बैक कर देंगे। बच्चों यहां पर जो है आपको रेंट पेड दिया हुआ है, रेंट पेड पे कोई नोट नहीं है, हम मान के चलेंगे कि बिजनेस के लिए। सैलरी टू एम्प्लॉइज कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस पे एक पॉइंट है, जनरल एक्सपेंसेस पे एक पॉइंट है। क्या लिखा है जनरल एक्सपेंसेस पे? ये देखो कि 40,000 रुपए सोम को दिया ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, हैज नीडेड टू बी डिडक्टेड बट नॉट डिडक्टेड। नहीं काटा तो नहीं काटा क्योंकि ये मिस्टर सोम एक रेजिडेंट ही होगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, तो 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाना चाहिए। तो जनरल एक्सपेंसेस यहां पर 30% डिसअलाउ हो जाएगा, यानी 40,000 रुपए का 30% 12,000 ये एड बैक कर देंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स 54 होना चाहिए। ओके। और हमने कितना लिया हुआ है वो देख लेते हैं। हमने यहां डेप्रिसिएशन लिया 42 और होना कितना चाहिए? होना कितना चाहिए? 54 होना चाहिए। 42 लिया हुआ 54 होना चाहिए। तो माइनस एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड में डेप्रिसिएशन और क्लेम कर लेंगे एक्स्ट्रा। कितना? 42 लिया हुआ है और 54 लेना है, यानी 12,000 और क्लेम करना है। 54 माइनस 42, जो 12,000 और क्लेम करना है वो यहां माइनस कर देंगे, खत्म। इसके अलावा इंटरेस्ट के पॉइंट पर हम लोग यहां पे इंटरेस्ट सिर्फ 12% टू पार्टनर्स अलाउ होता है, 16% लिखा हुआ है। तो भाई साहब यहां पर ठीक करना पड़ेगा इसको। 16% लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट जो दिया होगा वो 16% दिया होगा। 3 लाख रुपए इंटरेस्ट 16% के बराबर है। अगर 3 लाख 16% के बराबर है तो आपको 4 निकालना है, वो एड बैक करना है। 4 निकालना है, वो एड बैक करना है, क्योंकि 12% अलाउड है। तो 1/4 ये हो गया मेरे ख्याल से 75,000। 75,000 का इंटरेस्ट एड बैक कर देंगे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 12% अलाउड है। 3 लाख रुपए का अगर 3,16,000 है तो 4 कितना होगा वो निकाल दिया, विच इज 75,000। डन। सैलरी टू उमेश हमें अभी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सैलरी टू उमेश कितनी दी हुई है? 6,40,000। तो ये हमें एड बैक करना पड़ेगा। सॉरी बच्चों, मेरे को तो भूल ही गया, मैं क्वेश्चन करते करते मुझे याद आया, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट टू पार्टनर्स तो मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इंटरेस्ट के बारे में डीड में दिया ही नहीं हुआ। ओह मुझे याद आया, इंटरेस्ट के बारे में डीड में दिया ही नहीं हुआ। शायद कुछ ऐसे ही लिखा होता, द फर्म लोन लिया है, द शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% फॉर सिमिलर लोन, द पार्टनरशिप डीड डज नॉट कंटेन एनी क्लॉज रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर्स। तो यहां पर तो आपको इंटरेस्ट मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मिलना ही नहीं चाहिए।
तो 16% नहीं, मिलना ही नहीं चाहिए। मिलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, पूरा ही एड बैक कर देना चाहिए। बट वैसे एक क्लॉज है जो मुझे लगता है, मुझे डाउटफुल है इस बारे में, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स के अंदर 6% अलाउ हो जाना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है ना, तो यहां पर 6% वाला अलाउ हो सकता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स टू लोन, क्योंकि लोन का केस है। तो 6% तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर्स को देना ही पड़ता है 6%। 6% अलाउड होना चाहिए। बट क्योंकि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कोई स्पेशली पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ इसके अंदर, तो यहां पर पूरा ही अभी डिसअलाउ करना पड़ेगा। बाकी इंस्टीट्यूट के जब आंसर होंगे तो एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से कितना इंटरेस्ट है, 3 लाख रुपए। यस, पूरा 3 लाख रुपए एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है, नॉट अलाउड। और मेरा एक डाउट इसके अंदर यह है कि पॉसिबल है, ऑल्टरनेटिव है कि इंस्टीट्यूट इस पर 6% अलाउ कर दे, 6% अलाउ कर दे, ठीक है, ऑल्टरनेटिव है। हो सकता है इंस्टीट्यूट अलाउ कर दे, क्योंकि ये एज्यूम करते हुए कि इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तब भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट हो, बट वो चीज पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखी, तो इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ नहीं होना चाहिए। तो मेरे यहां पर मैंने दोनों ऑल्टरनेटिव लिख दिए हैं, फिर भी हम लोग सजेस्टेड आंसर एक बार चेक कर लेंगे। आगे आ जाओ। तो सैलरी हमें हटानी है, वो तो पता है, बुक प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। रेंट रिसीव फ्रॉम लेटर ऑफ प्रॉपर्टी, ये हटा दो। इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल, है ना, तो ये हटा दो। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना रेंट है, 3,60,000, ये हटा दो। डन, ये हटा दिया। और क्या रह गया, बिजनेस लॉस है फर्म का, पुराना अनएब्जॉर्ब डिप्रेशन, इसको अभी कोई काम का नहीं है ये। और इंटरेस्ट वाला पॉइंट हो गया ना, हाँ। पार्टनरशिप डीड ऑथराइजेस उमेश टू रिसीव सैलरी एज अ वर्किंग पार्टनर, ओके। डेप्रिसिएशन, सारे पॉइंट्स हो गए हैं कवर्ड, यस। तो अब हमें क्या करना है, ये आएगा बुक प्रॉफिट। इसके बेसिस पर हमें पता चलेगा कितनी सैलरी रिडक्शन मिलनी चाहिए। तो 2,87,000 प्लस 12,000 प्लस 3 lakhs प्लस 6,40,000 माइनस 12,000 माइनस 3,60,000, 8,67,000। तो बुक प्रॉफिट आ गए 8,67,000। अब इसमें से रेम्यूनरेशन कितनी अलाउ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पहले 3 लाख रुपए पर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, यानी 270 और 150, विच एवर इज हायर, 270 ये अलाउ हो जाएगा। फिर बैलेंस 5,67,000 पर 5,67,000 पर 60%, तो इसका 60% इज 340,200, 340,200। तो ये टोटल आ रहा है 6,10,200। बच्चों ये मेरी रेम्युनरेशन अलाउेबल आ रही है, और मैंने देखा कि जो रेम्युनरेशन आपने एडबैक की थी, वो रेम्युनरेशन कितनी एडबैक करी थी, चेक करो, 640। तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितनी दे सकते हो, तो 610 200 लिख दो माइनस। तो बताओ इनकम अंडर दैट पीजीबीपी आ गई -867,000, सो 867,000 माइनस 610,200, यार 2,56,800। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, बाकी सब कुछ सही है। डन, बाकी सब कुछ सही है। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, सारे बच्चों को पता होगा।
और बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग ये सेट ऑफ नहीं करते। अच्छा, अभी अब सेट ऑफ करना पड़ेगा। बिजनेस लॉस दिया हुआ है ना, तो बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं, तो ये सेट ऑफ करेंगे। पहले करो बिजनेस लॉस सेट ऑफ। बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर दो, कितना दिया हुआ है 20,000, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दो, कितना है 40,000। ये दोनों सेट ऑफ कर दो 60,000। ये आ गया 1,96,800। ये आ गई मेरी फाइनली इनकम, पीजीबीपी इनकम। क्या मेरी बात समझ में आई? ये आ गई 1,96,800। आपको निकालना भी वैसे पीजीबीपी इनकम थी बस, और बस यही निकालनी थी, तो हमारा आ गया आंसर। डन। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये आ गया 3 का भी, ये आएगा आंसर। पीजीबीपी इनकम ये होगी, ठीक है, सेट ऑफ करने के बाद। अच्छा, हाउस ऑफ इनकम निकालने के लिए बोला ही नहीं तो छोड़ो ना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4th, ये रहा। Messrs. Parul sold her commercial plot 1st January 2024 for 86 lakh. Value determined for stamp valuation is 80. तो भाई आपने तो ज्यादा की बेची है, तो क्वेश्चन नंबर है 4th का ए। सेल कंसिडरेशन कितना लेंगे बताओ? 86 लाख ही लेंगे। यस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो कम है इस बार, माइनस इसमें से आपने खरीदने वक्त 1,05,000 का खरीदा था, और ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज एज ट्रांसफर ऑफ सेड लैंड इज 5 and 86। तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दिया हुआ है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दिया हुआ है, एंड विच इज 86,000। तो 86,000 माइनस कर दो, और माइनस कर दो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बच्चों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको 1,05,000 दी हुई है ना, इसके अंदर प्लस कर देंगे जो एक्सपेंसेस ऑन परचेज है 5,000, है ना, ब्रोकरेज उस टाइम की परचेज की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। 1,10 मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स। अब ईयर ऑफ ट्रांसफर किस साल में बेचा है? किस साल में बेचा है? 2023-24। 348 डिवाइडेड बाय 2006-7 का इंडेक्स 122 कितना है? 1,10,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 122, 313 770। ये आ गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कर दो, ये आ जाएगा मेरा ग्रॉस एलटीसीजी। माइनस 86,000 माइनस 313,770, ये आ गया 82,230। तो अब दोस्तों मिल जाएगी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी बॉन्ड्स की। तो बच्चों, कैपिटल गेन बॉन्ड्स में सिर्फ एनएचएआई आरईसीएल के अलावा पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी होता है, आईआरएफसी भी होता है। तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 60 लाख 50 लाख की मिल जाएगी। उस हिसाब से देखा जाए तो ये एग्जाम आंसर 32,230 रुपए होना चाहिए, टैक्सेबल एलटीसीजी। डन। बस, तो ये है आपका 4th का ए, ठीक है। ओके, 4th का बी देख लेते हैं दोस्तों। 4th का बी एक मुझे क्लबिंग का कनेक्टेड क्वेश्चन लग रहा है, अदर सोर्सेज ऑफ क्लबिंग का। देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। 4th का बी, बच्चों, अजीत एक रेजिडेंट इंडियन है, सीएमए शेयर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो 70,000 रुपए एक्सपेंसेस इंकर्ड
फॉर अर्निंग दिस इनकम, ये अदर सोर्सेज में ही जाएगा बच्चों, अदर सोर्सेस, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोफेशन तो उसका लिखा नहीं, सीएमए है, बट क्या काम करता है ये नहीं बताया ना। तो सीएमए है तो यहां पर ये जो इनकम है बुक्स को इवैल्यूएट करने का, ये अदर सोर्सेज में ही जाएगा 70,000, और उसमें से खर्चे क्या हो जाएंगे माइनस, खर्चे दिए हुए 1200 रुपए, ये माइनस हो जाएगा तो कितना टैक्सेबल होगा 68,800। इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम, कभी भी रिफंड इनकम नहीं होती है दोस्तों, तो ये इनकम नहीं होगी, बट इसमें जो इंटरेस्ट है वो इनकम होगी, तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये इनकम है कितनी 7,000 रुपए। इसके अलावा कैश गिफ्ट मिला है ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी, तो क्या हो गया टैक्सेबल होगा, फ्रेंड से मिला है, जी हां कैश गिफ्ट टैक्सेबल होगा, कितना 76,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 से ज्यादा है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज सन मिस्टर अभिजीत 1,30,000 इन कैश, सन से गिफ्ट मिला है, फुली एग्जेम्प्ट, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम सन, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। क्या ये बात क्लियर है, एग्जेम्प्ट। फिफ्थ फोर्थ का बी चल रहा था, अब फोर्थ के बी का आगे के पार्ट्स देखने पड़ेंगे, ये रहे, अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आपने लेट आउट किया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। नहीं, बट क्वेश्चन ने सिर्फ अदर सोर्सेज मांगा है, तो अदर सोर्सेज मांगा है तो सिर्फ अदर सोर्सेज में तो नहीं जाएगा, ये कहानी खत्म। क्वेश्चन ने सिर्फ अदर सोर्सेज मांगा है, खत्म ना, तो क्यों देखना है। अच्छा, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये आएगा अदर सोर्सेज में 65,000, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन टेकन टू बाय द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज रिसीव, तो ये कुछ खर्चा है 15,000 रुपए का, इज दैट क्लियर, 15,000 रुपए का खर्चा है, और डिविडेंड कितना मिला 65,000 आपको मिला है। पता है इंटरेस्ट की एक्सपेंस की डिडक्शन मिलती है, बट उसकी मैक्सिमम परसेंटेज 20% ही मिलती है, तो यहां पे 65,000 रुपीज है ना, इसमें से इंटरेस्ट की एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाएगी, बट मिलेगी कितनी, मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम, तो इनकम है 65,000, उसका 20% हो गया, 20% हो गया 13,000, तो बस 13,000 से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, और मिली कितनी हुई है 15, खर्चा 15 का हुआ है, बट हमें 13,000 का मिलेगा, तो ये आंसर होना चाहिए 52। बस सबके बारे में बताना था, तो ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट रिजीम, अगर उसने डिफॉल्ट रिजीम के लिए ऑप्ट किया है तो ये आंसर आएगा, इसका टोटल कर दो और चेक कर लेना, ठीक है, टोटल करके चेक कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फोर्थ का बी हो गया, इसके बाद फिफ्थ का ए, मिस्टर सुमित एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 35 ईयर्स, गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू यू रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, आपको कुछ इनकम दी है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ सुमित एज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ओके, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब न्यू रेजिम में ही है, फिफ्थ का ए न्यू रेजिम के हिसाब से करना है बच्चों। न्यू रेजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो आप सेट ऑफ ही नहीं कर सकते, सेट ऑफ ही नहीं कर सकते, हाउस इनफैक्ट हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आप किसी और हेड के साथ सेट ऑफ ही नहीं कर सकते, तो आपके पास 3,40,000 का जो लॉस दिया है ना, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये तो आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा 3,40,000, ये मैं बाहर लिख रहा हूं इनर कॉलम में, और यहां मैं लिख देता हूं टू बी कैरी फॉरवर्ड, कोई फायदा नहीं है क्योंकि नया रिजीम चल रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स लिस्टेड कंपनीज 4.5 लाख रुपए,
बिजनेस, ये स्पेक्यूलेशन हो गया ना, देयर वाज नो डिलीवरी, तो स्पेक्यूलेशन हो गया। तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम दी हुई है, इनकम है ना, लॉस है, इनकम है 4.5 लाख रुपए। हाउस प्रॉपर्टी तो नीली हो गया, कोई और इनकम तो दी नहीं हुई हाउस प्रॉपर्टी की। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस दिया हुआ है, तो स्पेक्यूलेशन लॉस इसमें से सेट ऑफ कर दो। कितना सेट ऑफ कर देंगे? 4.5, 13, 10 है, तो 13, 10 इसमें से एडजस्ट कर दो, और बाकी का जो बच गया टू बी कैरी फॉरवर्ड। भाई 13, 10 माइनस 4.5, तो 13,10,000 माइनस 4,50,000, 8,60,000 का जो लॉस बच गया वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पता है ना क्यों? पता है ना क्यों? क्योंकि स्पेकुलेशन का लॉस कैरी फॉरवर्ड ही करते हैं। स्पेकुलेशन इनकम क्या सेट ऑफ होता है? बस सैलरी इनकम आपको दी हुई है, सैलरी इनकम आपको दी हुई है, सैलरी इनकम आपको दिया 10 लाख रुपए, ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आगे कर रहे। आपको दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म गेन दिया हुआ है ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो कर दो एडजस्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना दिया हुआ है? 360। अरे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना दिया है? 3,60,000। इस 3,60,000 के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिया हुआ है कितना? 31। कर दो एडजस्ट, क्या दिक्कत है, यहां कर दो। और अभी भी लॉस बच रहा है, कितने का लॉस बच रहा है? 2,00,000, 3,60,000 माइनस 1,30,000, सो लॉस इज 2,30,000। ये क्या हो जाएगा? टू बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो मुझे दिया नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। लॉटरी इनकम दी हुई है 55,000, लॉटरी इनकम 55, इसके साथ कुछ सेट ऑफ तो हो नहीं सकता, बाहर लिख दो ना इसको सीधा। और बताओ, और क्या रहेगी? बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 33,000। अब ये बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ विद बिजनेस इनकम, कुछ है बिजनेस इनकम में? सिर्फ बिजनेस इनकम के साथ ही जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, सारा था जो था वो एडजस्ट ही हो गया, बिजनेस इनकम तो कुछ है ही नहीं, खत्म, कुछ भी नहीं। और तो बस ये सैलरी इनकम एज इट इज आ जाएगी 10 लाख रुपए, और लॉटरी इनकम 55,000 रुपीज। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस दिया है वो टू बी कैरी फॉरवर्ड, बस यही आएगा 10,55,000। क्योंकि जो बिजनेस लॉस है वो भी बिजनेस इनकम के साथ होना था, बिजनेस इनकम दी नहीं हुई कोई, तो बस यही आएगा बेटा 10,55,000। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। कैरी फॉरवर्ड के लिए मैंने आपको कैरी फॉरवर्ड का नोट कौन कौन सा बनेगा, कौन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे? एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो कि बच रहा है 230, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 340, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और स्पेक्यूलेशन का लॉस 8,60,000, स्पेक्यूलेशन लॉस 8,60,000, ये तीनों कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। डन। बस नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिफ्थ का है बी,
ये क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर राम एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 46 ईयर्स, दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एक रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज की है एंड अदर इज लेट आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ 65,000. He bought these two houses by taking housing loan from nationalized bank. During financial year 23-24, he has paid interest on housing loan amounted to 2 lakh 10. और Mr. Ram is doing an iron ore business in which income amounted to 9 lakh 60,000. अच्छा, you are required to calculate taxable income and tax liability under default regime and also optional tax regime as per the regular provision of the act. एडवाइस उसको कौन से रिजीम से चलना चाहिए. ओके ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आता है. तो क्वेश्चन समझ में आता है, हमें टोटल इनकम निकाल के टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी भाई की. दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है विच इज यूज फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पस, द अदर इज लेट आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ. ठीक है, तो भाई करते हैं ना. क्वेश्चन नंबर है इसका बी पार्ट. तो इसके अंदर एक में तो रेंट मिल रहा है, तो एक होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और एक होगी लेट आउट प्रॉपर्टी. इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखेंगे. ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसमें तो आएगा नहीं. लेट आउट प्रॉपर्टी कितनी है, 65,000 का रेंट दिया हुआ है, तो 65,000 इंटू 12 780 का आ गया, 7,80,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस. यहां तो बनेंगे नहीं. लेट आउट प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्सेस कितने दिए हुए हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस यहां दिए हुए हैं क्या, लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दिया है, 2.5 लाख का लोन की रीपेमेंट दी है, म्युनिसिपल टैक्स तो दिया ही नहीं हुआ. नहीं, म्युनिसिपल टैक्स दिया ही नहीं हुआ पूरी प्रॉपर्टी का. ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्स दिया नहीं हुआ तो दोनों में कुछ भी नहीं आएगा. यहां आएगी एनुअल वैल्यू, यह आएगी नील और यह आएगा 7,80,000. माइनस करेंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां नील, यहां पर 30%, 2,34,000. इंटरेस्ट ऑन लोन. अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड ही नहीं होता अगर मैं न्यू रिजीम की बात कर रहा हूं. अगर मैं पहले न्यू रिजीम से आंसर निकाल रहा हूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना, 2,10,000 ईच अप फॉर बोथ ऑफ द हाउसेस. दोनों घरों के लिए आपने इंटरेस्ट जो बनता है वो 2,10 बनता है. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं होगा और यहां अलाउ हो जाएगा 2,10 लेट आउट के लिए, तो पूरा का पूरा. बस, तो मेरी ये आ गई इनकम नील. यहां पे आएगी कितनी, 7,80,000 माइनस 234 माइनस 2,10,000. 7,80,000 माइनस 2,34,000 माइनस 2,10,000, यार 3,36,000. ये आ गई मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम. अगर मैं न्यू रिजीम के हिसाब से चलता हूं 115 BAC. ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे पास और भी कोई इनकम दी हुई है क्या. इसकी बिजनेस इनकम दी हुई है. बिजनेस इनकम कितनी दी है, PGBP 9,60,000. इसी में ऐड कर देता हूं तो कितनी हो गई टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, 9,60,000. 3,36 प्लस 9,60,000 विच इज 12,96,000. 12,96,000. ठीक है, 12,96,000 आ गया. बस अब इस पर हमें टैक्स निकालना है. 80C की कोई डिडक्शन तो नहीं मिल रही.
लोन की रीपेमेंट हो रही है 2.5 लाख रुपए ईच फॉर बोथ ऑफ द हाउसेस। बच्चों, क्योंकि आप नए रिजीम में हो तो आप डिडक्शन 80C की नहीं ले पाओगे, तो आपकी इनकम 12,96,000 ही रहेगी। ये है आपकी टोटल इनकम। और अब आपको टैक्स निकालना है, तो पहले 3 लाख रुपए पर टैक्सेस 0, अगले 3 लाख रुपए पर 5% विच इज 15,000, अगले 3 लाख रुपए पर 10% यानी 30,000, फिर नेक्स्ट 3 लाख रुपीस पर 15% यानी 45,000, और बैलेंस कितना बच गया 96,000। इस पर कितना 20%, 96,000 पर 20%, 19,200। टोटल कितना हो गया ये 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 19,200 विच इज 1,09,200। ये आ गया मेरा टैक्स 1,09,200। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगा इसमें सेस 4%, 4,368। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई प्लस 1,09,200, यह आएगा 1,13,570 राउंड ऑफ करने के बाद। सेक्शन नंबर 288B में लिखा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपी। डन। तो इस तरीके से आएगा। अब अगर मैं यही क्वेश्चन को सॉल्व करूं अंडर ओल्ड रिजीम तो मेरा आंसर क्या आएगा। अब मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर ओल्ड रिजीम में करना है, और ओल्ड रिजीम के अंदर मुझे एडवाइस भी देनी है कि मुझे ओल्ड रिजीम से चलना चाहिए नया से। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं देखूं कि मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है वो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एक लेट आउट, तो मेरा जो जीएवी है वो तो 7,80,000 ही है, यहां निल है, माइनस म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, ये भी निल है, ये भी निल है, ये आ गया निल, ये आ गया 7,80,000, ये आ गई मेरी एनुअल वैल्यू। माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 7,80,000 पर 30%, यह आ गया 2,34,000, यह आएगा निल। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 24B सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर हम बात करें तो 2,10,000 ईच। बच्चों दोनों ही हाउसिंग लोन है और आपको पूरी पूरी इंटरेस्ट ऑन लोन की मिल जानी चाहिए, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम कितनी मिलेगी 2 लाख, यहां 2,10,000 मिल जाएगी। तो मेरा आंसर नेगेटिव 2 लाख ये वाला, और ये आएगा 7,80,000 माइनस 2,34,000 माइनस 2,10,000, यार है 3,36,000। अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ गई 1,36,000। डन। ये मेरी 1,36,000 की हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई। अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर मेरे को ऐड करना है पीजीबीपी जो मुझे दिया हुआ है। कितना दिया पीजीबीपी 9,60,000। तो मेरी टोटल इनकम आ गई 1,36,000 प्लस 9,60,000 विच इज 10,96,000। अब इस पे से डिडक्शन 80C, सेक्शन 80C डिडक्शन। अब मुझे 80C में डिडक्शन मिल सकती है, मैक्सिमम 1.5 लाख मिल सकती है, 1.5 लाख से ज्यादा तो मैं क्लेम कर ही नहीं सकता। 2.5 लाख रुपए प्रिंसिपल रीपेमेंट पे डिडक्शन ले सकता हूं, बट मैक्सिमम ले पाऊंगा मैं 1.5 लाख रुपए। तो मैं 1,50,000 माइनस कर देता हूं, और यहां पर माइनस करने के बाद यह आ रही है 9,46,000। तो बच्चों मेरी टोटल इनकम ये आ रही है, ग्रॉस टोटल इनकम ये आ रही है, ठीक है। और अगर मेरे को ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स निकालना है तो पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स 0, अगले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स कितना है 5% विच इज 12,500,
अगले 4,46,000 पर कितना है? 20%। 4,46,000 पर 20%, विच इज 89,200। टोटल हो गया 700, ये हो गया 11, ये हो गया 10, 1,01,700। और इसके बाद सेस ऐड कर देंगे बच्चों 4% का, 1,01,700, उसका 4%, ये आ गया 3050 कर दो। टोटल हो गया अरे 1,01,700 का 4%, ये तो 4068 आ रहा है, 4068। तो ये टोटल हो गया 1,01,700 प्लस 4068, विच इज इक्वल टू 1,05,770 राउंड ऑफ करने के बाद। बच्चों मेरे को कौन सा आंसर दिखाना चाहिए बताओ? मेरे को टैक्स लायबिलिटी कौन सी दिखानी चाहिए, जो कम आएगी या जो ज्यादा आएगी? जो कम आएगी। तो मेरा कम आ रहा है इसके अंदर, ओल्ड रिजीम में, ओल्ड रिजीम में आ रहा है। सो असेसी मस्ट ऑप्ट फॉर ओल्ड रिजीम, मतलब उसको डिफॉल्ट रिजीम छोड़ देनी चाहिए, उसको इसमें फायदा हो रहा है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? दैट्स इट। 5 का ए हो गया, बी हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं 6 का ए। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं वो रह गए हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, और इनडायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चंस में हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 का ए आराम से हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा, व्हाट इज जीएसटी काउंसिल। पहले चैप्टर के अंदर ही बच्चों को बता दिया जाता है जीएसटी काउंसिल वगैरह के बारे में, पहले चैप्टर के अंदर ही होता है। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ही आसान था। Now state with the reasons the person liable to pay GST in the following independent cases where supplier and recipient both are located in taxable territories. Ignore aggregate turnover and exemption available. तो बताओ पहले इस वाले पार्ट में, 7th का ए पार्ट में आपको क्या करना है? आपको यह बात बता दी गई है कि मनी सेव बैंकिंग लिमिटेड लोकेटेड इन कोलकाता अपॉइंटेड मिस साक्षी एक रिकवरी एजेंट। आपको याद है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिकवरी एजेंट। तो अगर बैंक मनी सेव बैंक को सर्विसेज दी जा रही हैं किसके द्वारा? एक रिकवरी एजेंट के द्वारा, है ना? तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी? दैट बैंकिंग कंपनी इज लायबल। यस और नो? बैंकिंग कंपनी इज लायबल। तो पहले पार्ट का आंसर तो ये होना चाहिए, दैट बैंकिंग कंपनी इज लायबल फॉर विच, फॉर द कमीशन जीएसटी, टू पे जीएसटी। तो बेसिकली क्या लग गया? रिवर्स चार्ज लग गया। क्या लग गया? रिवर्स चार्ज। डन। वेदर योर आंसर विल चेंज इन केस इफ मिस साक्षी प्रोवाइड रिकवरी एजेंट टू कार डीलर कंपनी। अगर रिकवरी एजेंट की जो है सर्विस है, अगर ये किसी कार डीलर को दी जा रही होती, क्या इसका आंसर में चेंज होगा? बिल्कुल होगा। रिकवरी एजेंट विल बी लायबल। हु विल बी लायबल? रिकवरी एजेंट। फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। तो यहां पे लग जाएगा रिवर्स चार्ज, क्योंकि सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के लिए है। यहां पे लग गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आ गया कि नहीं? 7th का बी, 7th का ए। बच्चों मैं अपने आंसर को प्रेजेंट उस तरीके से नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली आप समझते हो इसमें आंसर ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको यह समझाना था कि हु इज लायबल टू पे जीएसटी। मिस्टर मोहित हैज टेकन अ लोन फ्रॉम धनवन बैंक लिमिटेड एंड ही हैज टेकन a service of individual Mr. Prakash who is a direct selling agent. बच्चों यस, ये भी कहां आता है? रिवर्स चार्ज में आता है कि नहीं? इंडिविजुअल डीएसए। बच्चों अगर इंडिविजुअल डीएसए is providing services to धनवन बैंक, बताओ बैंकिंग को दिया जा रहा है, हु इज लायबल टू पे जीएसटी? बैंकिंग कंपनी। क्या इसको क्या मिलती होगी बदले में? कमीशन। सर्विस दी है, लोन प्रोवाइड किया, हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी? धनवन कंपनी, धनवन बैंक इज लायबल टू पे जीएसटी। डन। इसमें भी लगेगा क्या? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया कि नहीं? दैट्स इट। तो ये तो हमारा था 7th का
ए, सेल्फ एंड फैमिली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैज कलेक्टेड. नाउ दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है. इन्होंने वैल्यूएशन रूल्स, रूल नंबर 32(4), रूल नंबर 32(4) के ऊपर टॉपिक पूछ लिया. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. उम्मीद नहीं थी कि इंस्टीट्यूट कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, बट पूछ लिया तो कोई बात नहीं, करना तो है ही है. बच्चों इस केस में क्या करना है, जब कभी ऐसा हो तो क्या करना है, प्रीमियम्स, जो न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर्स का प्रीमियम है, आपको याद होगा रूल 32(4). मैं आपको दिखा दूं क्या रूल 32(4)? यस, दिखाई देता हूं, ये देखो रूल 32(4), ये देखो, ये है रूल 32(4). मैंने खोला हुआ ऑलरेडी. द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शेल बी वेयर पॉलिसी है फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ग्रॉस प्रीमियम और जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए वो माइनस कर दो, जो बच गया उसके ऊपर जीएसटी लगा दो. ठीक है. सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर. इन ऑल द अदर केसेस, अगर कोई और पॉलिसीज हैं और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग से नहीं दिया हुआ, तो ऐसे केस में पहले साल में 25% ऑफ द प्रीमियम और सेकेंड ईयर में 12.5% ऑफ द प्रीमियम. तो बच्चों बताओ दोस्तों, 12 ये प्रीमियम कलेक्टेड 50 लाख रुपए है, नई पॉलिसीज है, तो इसमें क्या करेंगे? पहला पार्ट लगेगा क्या? नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं. सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, नहीं. ऑल अदर केस वाला लगेगा 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज. तो इसमें क्या करेंगे? कितनी वैल्यू ऑफ सर्विस मानी जाएगी? 50 लाख रुपए का 25%, 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए. रिन्यूअल प्रीमियम्स, बच्चों बताओ रिन्यूअल प्रीमियम्स में क्या करेंगे? रिन्यूअल प्रीमियम्स का मतलब यह हो गया कि जो इस पर जो वैल्यू ऑफ सर्विस है सब्सिक्वेंट ईयर, उसमें 12.5% ऑफ प्रीमियम. सो कितने रिन्यूअल प्रीमियम्स चार्ज किए हैं? 75 लाख. तो 75 लाख का 12.5%, विच विल बी इक्वल टू कितना होगा? 75 लाख का 12.5%, 9,37,500, 9,37,500. डन. ये हो गई मेरी रिन्यूअल प्रीमियम्स. ओनली रिस्क कवर पॉलिसी प्रीमियम कलेक्टेड 30 लाख. बताओ इसमें क्या करेंगे? बच्चों इसके अंदर एक नोट है, देखो जरा चेक करो. नथिंग कंटेन्ड इन दिस सब रूल शैल अप्लाई वेयर एंटायर प्रीमियम पेड बाय पॉलिसी होल्डर इज ओनली टुवर्ड्स द रिस्क कवर इन लाइफ इंश्योरेंस. अगर पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ रिस्क वाली है तो ये सब पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो इसमें अप्लाई नहीं होगा. मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये सब चीजें अप्लाई नहीं होंगी. ना ही पहला पार्ट अप्लाई होगा, ना दूसरा अप्लाई होगा, ना तीसरा अप्लाई होगा. ऐसे केस में क्या करना है? जितना भी प्रीमियम है फॉर ओनली रिस्क कवर, इसके अंदर कोई परसेंटेज नहीं होगा दोस्तों. पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, 30 लाख रुपए. सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी इसमें कुछ है क्या? यस, ये देखो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज. तो 10% कितना वैल्यू है? 95 लाख. 95 लाख का 10% विच विल बी 9,50,000. डन. और ये जो लाइफ माइक्रो पॉलिसीज है IRDA से अप्रूव्ड, वेयर इंश्योरेंस अमाउंट डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज, प्रीमियम कलेक्टेड 10 लाख, ये एग्जेम्प्ट होता है बच्चों. अगर आपको ये वाली पॉलिसी याद हो, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्पशंस के अंदर आता है. लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, जिसमें इंश्योर्ड अमाउंट कितना है? डज नॉट एक्सीड 2 लाख. जहां पे इंश्योर्ड अमाउंट डज नॉट एक्सीड 2 लाख है, ये बच्चों एग्जेम्प्ट होता है. इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. एग्जेम्प्ट. इंश्योर्ड अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹2 लाख. बताओ, ये हो गई सप्लाई की वैल्यू.
और इस पर लगेगा जीएसटी, लिख रहा है ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ये आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि एक क्वेश्चन में हो सकता है कोई पर्टिकुलर एजम्पशन ली हो इंस्टीट्यूट ने, तो बात अलग है। अदरवाइज मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। लेट्स सी इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर में क्या डालता है। 12,50,937,500 प्लस 30 lakhs प्लस 9,50,000। So value of supply should be 61,37,500. Is that clear everyone? ये हो गया। आगे आ जाओ दोस्तों, आगे आ जाओ। और कौन सा क्वेश्चन रह गया अब? एक लास्ट रह गया, क्वेश्चन नंबर 8, कस्टम लॉ का और जीएसटी का एक और है इसके अंदर। आओ जरा देख लेते हैं ये भी। 8th का ए। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक मैन्युफैक्चरर ऑफ कार हो और आपकी ये कुछ सर्विसेज है, जो आप ये सर्विसेज दे रहे हो, ये सर्विसेज ले रहे हो सॉरी, तो इन पर आपको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 8 का ए आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल। तो बताओ, पहला पार्ट, रूटीन मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय श्याम। बच्चों रिपेयर मेंटेनेंस जो कार मैन्युफैक्चरर अगर लेता है सर्विस, कार मैन्युफैक्चरर, तो इसका आईटीसी मिल जाता है दोस्तों, इसका आईटीसी मिल जाता है 40,500। ये ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आएगा अगर कार मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है तो। नंबर 2, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 5 आइटम्स इनवॉइस ऑफ 1 आइटम वाज मिसिंग। भाई जो कैपिटल गुड की इनवॉइस मिसिंग है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, बाकी सबका मिल जाएगा। तो बस 45,000 का जीएसटी है टोटल, जिसमें से 2,500 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो 42,500 का क्रेडिट मिल जाएगा। नंबर 3, इनपुट्स कॉस्टिंग 4 इक्वल लॉट्स आउट ऑफ विच 3 लॉट्स वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो भाई जब तक सारे लॉट नहीं मिल जाते आपको आईटीसी मिलना ही नहीं चाहिए। यस और नो? नो आईटीसी। आगे आ जाओ, ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन ड्यूरिंग अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो ये एलटीसी का बेनिफिट, पर जो भी जीएसटी है उसका आईटीसी मिल जाएगा। नंबर 5, परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी जिसपे जीएसटी मिला के 236 बनता है, और आपने पूरी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन ले लिया, क्योंकि उस 36,000 रुपए का भी आपने क्या ले लिया, डेप्रिसिएशन। इस रीजन से इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। क्या यह बात समझ में आ रही है? क्योंकि या तो आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो उस जीएसटी अमाउंट का, या फिर आप क्रेडिट ले सकते हो। पॉइंट नंबर 6, रिपेयर सर्विस फॉर ऑफिस बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज चार्ज टू पीएनएल। तो भाई क्योंकि आपने पीएनएल में डाला तो ये रिपेयरिंग एक रूटीन के खर्चे हैं, और इसलिए इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। खत्म। बहुत ही आसान है, बताओ, बहुत ही आसान है। तो टोटल क्रेडिट कितना मिलना चाहिए? 40,500 प्लस 42,500 प्लस 7,500 प्लस 48,000, 1,38,500. This should be our answer, 1,38,500. Is that clear everyone? अच्छा, ये अगर कॉस्ट ऑफ रिपेयर चार्ज नहीं होता, कैपिटलाइज किया होता, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। रिपेयरिंग क्योंकि पीएनएल में चार्ज है, इसीलिए हमें क्रेडिट मिल रहा है। ठीक है, अगला पार्ट है दोस्तों कस्टम का, और जो मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है 8 का भी। प्राइस ऑफ मशीन, प्राइस आपको दी हुई है 10,000 पाउंड, 10,000 पाउंड, तो ठीक है कोई बात नहीं, 10,000 पाउंड लिख लेते हैं। इसके बाद आपने एयर फ्रेट, ये सब खर्चा बाद में, पहले निकालो रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी दी हुई है? 500 पाउंड। इसके अलावा डिजाइन चार्जेस ये भी दिया 300 पाउंड। ये भी दोनों के दोनों खर्चे कहां किए गए हैं? आउट ऑफ, है ना, दूसरी कंट्री में, यूके में। इंश्योरेंस चार्जेस नॉट नोन तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एयर फ्रेट का खर्चा भी बाय एयर है तो मैक्सिमम लिमिट है उसकी। बताओ बाय एयर की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20% ऑफ एफओबी। बस बाकी सारे टैक्सेस वगैरह की बात की हुई है। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। कितने हो गए? $10,800 पाउंड, सॉरी।
अब इसको इन इंडियन रुपीज निकाल लेते हैं। ये हो गया FOB एज पर कस्टम्स, और इसको इंडियन रुपीज में चाहिए तो कैसे आएगा, उसमें हमें एक्सचेंज रेट चाहिए होगा। और एयरक्राफ्ट के केस में हमें एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री वाला, और बिल ऑफ एंट्री वाला एक्सचेंज रेट है 104 रुपए CBIC का। तो 104 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 104, कितना आया 11,23,200। $11,23,200। इसके ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब हमें ये वैल्यू आ गई दोस्तों, वैल्यू आ गई, और नहीं सॉरी, बेसिक कस्टम ड्यूटी कहां गया, फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस का आपको पता है, यहां पे जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, फ्रेट चार्जेस कितने लिखे हुए हैं जरा चेक करो। फ्रेट चार्जेस लिखे हुए हैं 200 पाउंड। अच्छा, 200 पाउंड को मल्टीप्लाई कर दो 104 से, 200 मल्टीप्लाई बाय 104, ये बनता है 20,800, है ना। बट क्योंकि एयर फ्रेट है तो मैक्सिमम एयर फ्रेट कितना ले सकते हैं, 20% ऑफ FOB। तो 11,23,200 का 20% कर दो, यार 2,24,640। और यहां पे फ्रेट चार्जेस आ रहे हैं 2,000, अरे मैं कुछ गलत कर रहा हूं, 2,000 पाउंड है ना, सॉरी 2,000 पाउंड है, मल्टीप्लाई बाय 104, 2,08,000 होगा फिर, सॉरी 2,08,000, और ये आ रहा है 2,24,640। तो कितना फ्रेट चार्जेस ऐड करूं, 2,08,000। मैक्सिमम इतना है ना, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम लेना है तो कितना लोगे, 20%। बट ये तो आपका 2,08,000 बन रहा है, तो 2,08,000 जो कि कम है, 11,23,200 का 20% से कम है, तो इसलिए ये लेंगे। प्लस इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस कितने दिए हुए हैं, नॉट नोन तो ले लो 1.125% ऑफ FOB। 11,23,200 का 1.125% ले लो, 11,23,200 का 1.125%, यार 12,636। ठीक है, तो ये मेरा एयर फ्रेट चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस ऐड हो गया, मेरा आ जाएगा कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट यानी CIF वैल्यू प्लस 2,08,000 प्लस 12,636, 13,43,836। दैट्स इट दोस्तों, यही मेरी बन जाएगी असेसेबल वैल्यू। क्या बन जाएगी, असेसेबल वैल्यू। क्वेश्चन ने आगे क्या मांगा है, क्वेश्चन ने आगे क्या मांगा है, ड्यूटी भी निकालो, तो निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। सबसे पहले असेसेबल वैल्यू लिखो, जो कि आपको दिया है 13,43,836। ड्यूटी का अलग से लिख दो, ये ड्यूटी का लिख दो, और ये वैल्यू लिख दो। इसके अंदर हम लोग लगाएंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी के दो रेट दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी के दो रेट दिए हुए हैं। कौन सा रेट लेंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट अराइवल का केस है, तो एयरक्राफ्ट अराइवल, अराइवल का डेट है 21 में, तो 21 में 2024, तो हम लोग रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे 20% की, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसका 20%, 268,767। और इसी के ऊपर लगता है दोस्तों सोशल वेलफेयर सरचार्ज, कितना है वो, 10%। सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा दो, सरचार्ज ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, यार 26,876, 26,876, ये आ गया दोस्तों, ये आ गई हमारी वैल्यू टोटल। और इसके ऊपर लग जाएगा IGST 1,343,836 प्लस 268,767 प्लस 26,876
8761639 268767 प्लस 26876 2,95,643। बच्चों इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे आईजीएसटी, और आईजीएसटी का रेट कितना है? 12%। 12% है ना, तो 12% आईजीएसटी लगा दो। 1,639,479 का 12%, 196,737, 196,737। तो एक तरफ आ गई ड्यूटी और एक तरफ आ जाएगी वैल्यू। वैल्यू कितनी आई? 1,639,479 प्लस 196,737, 1,836,216 और 295,643 प्लस 196,737, 492,380। बच्चों ये मेरा आ गया ड्यूटी का आंसर और ये आ गई मेरी वैल्यू। खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है मेरा आंसर कस्टम का। फिर भी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। अगर हो जाए गलती तो माफ कर देना, ठीक है, और मुझे बता देना। अगर कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। अदरवाइज मुझे लगता है सही है, और दैट्स इट। तो ये था आपका कस्टम लॉ, आपका सॉरी पूरा का पूरा डीटी और आईडीटी का पेपर। और बच्चों मैं क्या ही बोलूं, मतलब पेपर अगर हम बात करें तो ये पेपर भी करीब करीब 60 नंबर का तो आराम से स्कोर किया जा सकता है इस पेपर पे। और बाकी क्लैरिफिकेशन दूंगा जब सजेस्टेड आंसर आएगा, कोई एजम्पशन ली है या कोई मिस्टेक है, दैट इज पॉसिबल। और अगर कोई गलती होती है तो वो मैं लिखूंगा, कमेंट्स के अंदर भी लिखूंगा। जो बच्चा कमेंट करेगा मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो मैंने हमेशा कमेंट के जवाब दिए हैं, तो मैं आपको इसमें भी कमेंट्स का जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।